तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे निबंध की सीरीज चल रही थी, इसमें पार्ट 3, इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके थ्रू हम प्रत्येक पार्ट में 3-3 एसेज या निबंध को देख रहे हैं। ये एसेज क्या है, हमारी यूपीएससी के अंदर आए हुए एसेज हैं, तो इनसे आपको क्या क्या है, काफ़ी अच्छा संदर्भ मिल सकता है। तो शुरुआत करते हैं आज का एसे की। तो निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। विषय क्या है आज के हमारे? पारंपरिकता बनाम आधुनिकता, हम प्रौद्योगिकी के दास बन गए हैं और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता। तो शुरुआत करते हैं आज के ऐसे की। पहला ऐसे रहेगा पारंपरिकता बनाम आधुनिकता। तो ये ऐसे हमारे किसके इर्द गिर्द रहेगा? इसमें शुरुआत करेंगे हम भूमिका से, फिर परिभाषा, अंतर, समानता और परिवर्तन की आवश्यकता, और फिर उसका निष्कर्ष देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं भूमिका से। भूमिका से शुरुआत करें तो परिवर्तन क्या प्रकृति का स्वभाव होता है। क्या परिवर्तन करना या परिवर्तन होना क्या होता है? प्रकृति का स्वभाव होता है। मनुष्य एक प्रगतिशील प्राणी है जो नित्य नए काम करता रहता है, मतलब हमेशा कोई ना कोई नया काम तो वो करता ही रहता है और पिछले कामों को भूलता जाता है। जिस प्रकार सुख दुख मनुष्य के जीवन के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार पारंपरिकता और आधुनिकता भी जीवन शैली के 2 पहलू होते हैं। इनमें क्या संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। इन दोनों में से किसी एक पक्ष की अंध अनुकृति व्यक्ति को निराशा की ओर ले जा सकती है। कि मतलब पूरी तरह से आप पारंपरिक भी नहीं हो सकते, तो पूरी तरह से आधुनिक भी नहीं हो सकते। व्यक्ति को दोनों ही स्थितियों में या दोनों ही तरीके से जीवन जीना आना चाहिए। आजकल लोग आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए अपनी परंपरा को भूलने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कि लोग आधुनिकता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या पारंपरिकता को भूलते जा रहे हैं। अपनी परंपरा की अवहेलना कर मनुष्य कभी भी आधुनिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आधुनिकता के मूल में तो पारंपरिकता ही होती है। साथ ही पारंपरिक जो रूढ़ियाँ, परंपरागत जो रूढ़ियाँ हैं, उनसे ग्रस्त होकर व्यक्ति को आधुनिकता की उपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। कि व्यक्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि हम तो पारंपरिकता के अंदर रहेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है, आधुनिकता भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारे विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इन दोनों का संतुलन मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब सबसे पहले इनकी परिभाषा देख लेते हैं। कि साधारणतः पारंपरिकता का अर्थ है कि लोग प्राचीन सभ्यता संस्कृति के अप्रासंगिक पहलुओं के साथ जुड़े रहना मानते हैं। वे पारंपरिकता का मतलब होता है कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उनमें जो हमारे अप्रासंगिक पहलू है उनके साथ जुड़े रहना। तथाकथित जो हमारे आधुनिक बुद्धिजीवी इसे अप्रगतिशील मानते हैं। बुद्धिजीवी कहते हैं कि उनसे जुड़े रहना कोई ज़रूरी नहीं है। जो समय के साथ जो नियम, जो परंपरा है अर्थहीन होती जा रही है, उनसे जुड़ा रहना ठीक नहीं है। आज पूरे विश्व में ये धारणा फैली हुई है कि अविकास का कारण पारंपरिकता है और विकास का कारण क्या? आधुनिकता। जबकि वास्तविकता इससे उल्टी है। क्या उल्टी? कि वास्तविकता यह है कि परंपरा गतिशील न होकर एक सतत सतत जीवंत प्रक्रिया होती है। वास्तव में पारंपरिकता का अभिप्राय यह होना चाहिए कि हम अपनी भौगोलिक दशा में तंजनित संस्कृति के अनुरूप अपने प्रगतिशील और गौरवपूर्ण उपलब्धियों के मूल्यों को कितना और किस रूप में सुरक्षित रखते हैं। तो परंपरा का अर्थ होता है जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके जो अच्छे अच्छे पहलू होते हैं। क्या? जो अच्छे अच्छे पहलू होते हैं, जो जीवंत पहलू होते हैं, जो वर्तमान जीवन से बहुत ज़्यादा सापेक्ष रखते हैं, वर्तमान जीवन में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, हमें उनको क्या नकारना नहीं चाहिए। क्या? हमें उनको नकारना नहीं चाहिए और वर्तमान जीवन में उनको उपयोगिता को समझना चाहिए। अब दोनों में अंतर की बात करें। आधुनिकता से हमारा तात्पर्य है कि विकास से परिवर्तन होता है। क्या? आधुनिकता से हमारा तात्पर्य विकास से परिवर्तन होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि आज समाज में जो प्रचलित है वही आधुनिकता है, परंतु वास्तव में आधुनिकता का अभिप्राय तो यह होता है कि हम अप्रासंगिक पारंपरिक धारणाओं और व्यवहारों में समय के अनुसार कितना परिवर्तन करते हैं। आधुनिकता में नित्य नई उपलब्धियां घटनाएं घटित नहीं होती, सब कुछ नया नहीं होता। आधुनिकता का मतलब क्या होता है? आप ये सोचे आधुनिकता का मतलब सब कुछ नया होना है, नहीं नया होना नहीं होता, बल्कि हमारी जो परंपरा और जो संस्कृति के अंदर जो ऐसे तत्व मौजूद है जो आज के सापेक्ष ठीक नहीं है, प्रासंगिक तत्व है, तो उनको हटाना ही एक तरह की आधुनिकता है। वास्तविकता तो यह है कि परंपरा ही आधुनिकता को जन्म देती है। क्या? परंपरा ही आधुनिकता को जन्म देती है। परंपरा ठहरा हुआ कदम है और आधुनिकता आगे चलने के लिए प्रेरित करने वाला कदम। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या? ये दोनों क्या एक दूसरे के बाद आगे बढ़ते रहते हैं।
और यही पारंपरिकता और आधुनिकता का चक्र गति को जन्म देता है। क्या आधुनिकता का चक्र गति को जन्म देता है, जिसके बीच मनुष्य जीवन पर्यंत चलता रहता है। प्राचीन काल से ही पारंपरिकता के साथ आधुनिकता का सामंजस्य देखने को मिलता है। प्राचीन काल में बुद्ध द्वारा तथा मध्य युग में कबीर द्वारा जाति प्रथा का विरोध उन दोनों काल की आधुनिकता थी। क्या केवल एक जाति प्रथा का विरोध करना ही आधुनिकता थी? ऐसा नहीं कह सकते कि आज जिस समय सोचो कि आज के समय में कि ये व्यक्ति जाति प्रथा का विरोध करता है, सोचते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एक समय ऐसा था कि जाति प्रथा का विरोध करना भी एक तरह की आधुनिकता थी। और वो समय कौन सा था? जब हमारे कबीर और नानक का समय था। क्या कबीर और जो हमारे नानक का समय था, प्राचीन काल में बुद्ध के समय था, नानक का समय था, तो उस समय जब जाति प्रथा का विरोध किया जा रहा था, तो ये विरोध करना ही एक तरह की आधुनिकता थी। इस प्रकार इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में भारत पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजों द्वारा सत्ता कायम करने के प्रयासों के कारण नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिससे नई आधुनिकता का जन्म दाता माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज जो रीति आधुनिक समझी जाती है वो कल की परंपरा बन जाती है। क्यों? क्योंकि आज जिसको हम आधुनिकता मानते हैं वो अगर आने वाले समय में एक तरह की परंपरा बन जाएगी। अब समानता की बात करें, दोनों में समानता की बात करें तो आज हमारे देश में अधिकांश लोग पारंपरिकता को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए खुद को आधुनिक समझ कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं। वे शायद पाश्चात्यकरण को ही आधुनिकता समझते हैं। वे आंखें मूंदकर पाश्चात्य देशों की नकल करते हैं। आजकल के नवयुगों पर तो पाश्चात्य देशों का गहरा प्रभाव पड़ा। वे अपनी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा, कला, रहन सहन, साहित्य आदि सभी आधुनिकता के होड़ में भूल बैठे। उन पर पाश्चात्यकरण पूरी तरह से हावी हो चुका है। इसे ही वे गलती से आधुनिकता समझने की भूल करने लगते हैं। जो पाश्चात्यकरण जो लोगों पे हावी हुआ है, यही लोग, कई लोग तो क्या है, यही आधुनिकता का प्रतीक मानते हैं कि इसे आधुनिकता कहते हैं। लोगों को ऐसी मान्यता हो गई है कि विदेश की प्रत्येक चीज़ यहाँ से उच्च स्तर की होती है, जबकि विदेशों में भारत की प्राचीन परंपराओं मान्यताओं को महत्व दिया जा रहा है। तो विदेशी तो हमारी परंपराओं को महत्व दे रहे हैं, हम क्या है, विदेशी चीज़ें होती है उनको बहुत ज़्यादा महत्व देने की कोशिश करते हैं। ये मानते हैं कि उनका स्तर कैसा है, हमारे स्तर से उच्च है। वे काफ़ी कुछ अपना रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है उनके तत्वों को अपना भी रहे हैं, जबकि भारतीय आधुनिकता के होड़ में अपनी संस्कृति को से कटते चले जा रहे। भारतीय क्या आधुनिकता के होड़ में अपनी संस्कृति से कटते चले जा रहे। इन कुप्रवृत्तियों की नकल से कोई देश विकास नहीं करेगा, अभी तो विनाश की ओर ही आगे बढ़ता जाएगा। जो हमारी कुप्रवृत्तियाँ इनकी यदि आप नकल करते रहोगे तो इनसे क्या होता है, कोई भी देश आगे नहीं बढ़ता, बल्कि क्या है, विनाश की ओर ही जाएगा। यदि किसी ने से कुछ ग्रहण करना ही है तो उसकी अच्छी बातें को क्यों न ग्रहण किया जाए, जिससे हमारा देश आगे प्रगति करे। हमें भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का प्रयास करना चाहिए। वैसे इस दिशा में कार्य करना भी भारत ने प्रारंभ कर दिया है। आज इस देश में कई तकनीक संबंधी आविष्कार किए गए हैं, जिससे भारत में उत्पादन में वृद्धि हुई है और राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है। उद्योगों के क्षेत्र में देखें तो उद्योगों के क्षेत्र में वृद्धि होने से आर्थिक स्तर भी ऊंचा हुआ है। आधुनिक यांत्रिकी के विकास से कृषि क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। आधुनिक ढंग से खेती करने पर उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो रही है, जिससे आज कृषि हमारी आय का प्रमुख स्रोत बन गई है। क्यों? क्योंकि हमने जो बाहरी तत्व थे, जो उपयोगी तत्व थे, दूसरे देशों की जो वैज्ञानिक संस्कृति के तत्व थे, उनको हमने अपनी कृषि के अंदर अभिसार किया, प्रवेश कराया। इससे क्या कृषि में काफ़ी उन्नत स्थिति में पहुंच गई है हमारी कृषि। बात करें देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, जिसके कारण आज भारत विदेशों के कई चीज़ों को निर्यात कर रहा है। क्या विदेशों में कई चीज़ें निर्यात कर रहा है। हालांकि औद्योगिकरण से कुटीर उद्योगों को काफ़ी हानि हुई है और ग्रामीण में बेरोजगारी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा आज लोगों का जीवन स्तर काफ़ी बेहतर तो हुआ ही है। हर चीज़ में कोई ना कोई नकारात्मक पक्ष तो होता है, लेकिन हम नकारात्मक पक्षों को देखते हुए आगे बढ़ने या प्रगति करना छोड़ नहीं सकते। फिर आगे बात करें हम परिवर्तन की आवश्यकता। आधुनिकता की इस होड़ में हमने न केवल आर्थिक दृष्टि से अपितु सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफ़ी तरक्की की है। शिक्षा का प्रसार, संसार साधनों का विकास, भौतिकतावादी संस्कृति का प्रसार, ये जो कारक है, इन्होंने रूढ़िगत परंपरागत आदर्शों में अभूतपूर्व परिवर्तन किए।
शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार किया है। पहले मात्र शहरों के कुछ प्रतिशत लोग शिक्षित थे, आज गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पे हो रहा है। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर पहले की अपेक्षा काफ़ी ऊंचा उठा है। आधुनिक भारत में पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। बात करें तो निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र की व्यवस्था कर इनकी पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा करने की जो पारंपरिक कोशिश की जा रही है, जिसमें काफ़ी हद तक तो सफलता मिली है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या है, शिक्षा भी कैसे निःशुल्क शिक्षा, साथ ही साथ बच्चों को भोजन और वस्त्र की व्यवस्था करने से क्या हो रही है कि उनमें इस चीज़ की भावना बढ़ रही है कि शिक्षा हमें प्राप्त करनी है। शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ पे लड़कियाँ काम नहीं करती। लड़कियाँ क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी, वकील, नेता, पायलट, साहित्यकार, सैनिक, पुलिस अधिकारी, ये सब बन रही है। आज वह स्वतंत्र है। प्राचीन काल से चली आ रही उनकी दयनीय स्थिति में अब थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुधारों में रेडियो, दूरदर्शन समाचार, फिल्म, प्रदर्शनी, भाषण, अन्य कई संचार माध्यमों की विशेष भूमिका रहती है। आधुनिक संस्कृति कैसी है? आधुनिक संस्कृति भौतिकतावादी संस्कृति है, जिसमें लोग अधिक से अधिक सुविधापूर्ण जीवन पाने के लिए नित्य खोज करते रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मनुष्य अब प्रत्येक काम हाथ की बजाय मशीनों से करने लगा है। इस प्रकार से आधुनिक काल मशीनी युग में परिवर्तित हो चुका है। आधुनिक काल किसमें बदल गया? मशीनी युग में परिवर्तित हो चुका है, जहाँ लोगों की भावनाओं की नहीं बल्कि उनके कार्यों की कदर की जाती है। कि लोग क्या सोचते हैं इसकी बजाय लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण के कारण प्राचीन काल से चली आ रही हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन हो रहा है, और इसने हमें इस चीज़ को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण ने पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण हो गया। इसका एक प्रमुख कारण शहरों में उद्योगों की स्थापना और दूसरा पाश्चात्य की नकल करना है। लोग व्यवसाय की तलाश में गांव छोड़कर शहर की ओर भागते हैं, जिससे उनका परिवार से अलग होना स्वाभाविक सी बात है। कुछ लोग विदेशियों के नकल स्वरूप एकल परिवार अपनाकर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनका क्या है, वैवाहिक संबंध दृढ़ नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि वो आदमी तो शहर चला जाता है और उनकी वाइफ गांव में ही रह जाती है। यह आवश्यक नहीं कि संयुक्त परिवार के सभी लोगों में मधुर संबंध ही होते हों। उनके बीच वैवाहिक संबंधों को टूटने से बचाने के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, जिससे बहुत हद तक इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती। संयुक्त परिवार में बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से की जा सकती है, लेकिन ये लोग क्या, कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। परंतु आज आधुनिकीकरण की दुनिया में शायद ही ऐसा संभव है। इसलिए आजकल विवाह विच्छेद भी अधिक होने लगे हैं। विवाह विच्छेद भी, तो तलाक भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आधुनिकता ने आज विवाह के प्रकार को भी परिवर्तित कर दिया है। अब प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह आदि ने संस्कृति विवाह का रूप ले लिया है। आज लोग अपने सब परंपरागत संस्कार को भूलकर स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, परंतु वे इन तथ्यों से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि मतलब इन चीज़ों को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन इनके जो नुकसान है वो इनको स्वीकार और एहसास नहीं कर पा रहे। पारंपरिक रूप से चली आ रही सम्यक संस्कारों को नज़रअंदाज कर लोग अपने विनाश को आमंत्रित करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्राचीन काल में जितनी भी बातें थी सभी अच्छी थी और उनका आंख मूंद कर अनुसरण किया जाना चाहिए, बल्कि हम उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतार कर आधुनिकता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसी परंपरा रूप में चली आ रही सती प्रथा, बाल विवाह, धार्मिक आडंबर, रूढ़िवाद और अन्य बुराइयां हमारे समाज को बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। जरूरत है इन्हें दूर करने की और अच्छी संस्कृति कायम करने की, बल्कि इन विभत्स संस्कारों को हटाते हुए हमें परंपरागत संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, जिसके आधार पर आज हम खड़े हुए हैं। आज क्या है, आज हमारे समाज में बाल विवाह और सती प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है। बिल्कुल तो नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है। विधवा विवाह भी धड़ल्ले से हो रहे हैं। शिक्षा, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर महिलाएं, जिन्हें कभी पारंपरिकता की बेड़ियों में जकड़कर घर की चार दीवारों में कैद रहना पड़ता था, अब वो भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त करने लग गई है। जिस प्रकार पारंपरिकता में केवल बुराइयाँ ही नहीं अच्छाइयाँ भी होती है, उसी प्रकार आधुनिकता में केवल बुराइयाँ ही नहीं होती। जैसे कि हमारे रूढ़िवादी लोगों को आधुनिकता में सिर्फ बुराइयाँ नजर आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम किसी की अंधानुकृति न करें, मतलब आंखें मूंद कर किसी का पालन ना करें और किसी के गलत संस्कारों की नकल ना करें, तो आधुनिकता हमारे लिए समाज की ज़रूरत है, मांग है कि हमें आधुनिक होना जरूरी है।
जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिकता की जननी परंपरा ही है, इसलिए दोनों का तालमेल होना स्वच्छ जीवन के लिए आवश्यक होता है। आधुनिकता की होड़ में आज स्वतः कुछ सामाजिक बुराइयों का अंत हो रहा है। जाति प्रथा प्राचीन रूप बदल रहा है। अस्पृश्यता की भावना जो गहराई से हमारी अंदर जड़े जमाए बैठी थी, आज वो लगभग समाप्त होती जा रही है। आपसी होड़ के कारण लोगों में एक दूसरे के संपर्क काफ़ी बढ़ गया है। आपसी होड़ के कारण लोगों में एक दूसरे से संपर्क काफ़ी बढ़ गया है। जन्म के आधार पर आज कार्य का विभाजन नहीं हो पा रहा है। सभी लोग प्रत्येक प्रकार का काम कर रहे हैं, परंतु हमारे आज के राजनीतिज्ञों ने वोट बैंक की खातिर इनसे पुनः उभारने का प्रयास किया और इस काम में वे एक हद तक सफल भी हो चुके हैं। इस आधुनिकता ने मनुष्य को एक नई सभ्यता प्रदान की है, जिसमें मनुष्य काफ़ी एकाकी और स्वकेंद्री बन गया है कि मनुष्य केवल अपनी अपनी पड़ी रहती है इस तरह से कि स्वयं का लाभ, स्वयं का हित, स्वयं का सुख यही देख रहा है मनुष्य। लोगों के मानवीय संबंधों में कुछ दरारें पड़ी है। आज मनुष्य दफ्तरों, बस, सिनेमाघरों, सड़कों, सभा आदि में हर समय भीड़ में ही रहता है, पर भीड़ के बीच वह अकेला ही होता है। होती तो भीड़ है, लेकिन वह कैसा फील करता है कि वह अकेला है। लोगों के बीच स्नेह में ही, ममता में ही पारस्परिक संबंध दूर होते जा रहे। आखिर ऐसा होने का मूल कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मनुष्य अपनी पारंपरिक संस्कृति को भुला बैठा है और आधुनिक संस्कृति में स्वयं को ढालने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह अकेला पड़ता जा रहा है। अब जो निबंध है, इसका निष्कर्ष के रूप में देखें तो अंततः उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि आधुनिकता और पारंपरिकता दोनों ही जीवन के आधार बिंदु है, बिंदु है। एक के बिना दूसरे का होना बिल्कुल असंभव है। आज आधुनिक युग में नित्य नए संदर्भ बदल रहे हैं। उसका कारण नई जानकारियों के लिए नए साधनों और नए उपादानों का सुलभ होना होता है। नई नई उपलब्धियों की चाह में मनुष्य अपनी पुरानी बातें भूल गए। उनमें मानवीय मूल्य का स्वरूप कुछ बदला नजर आता है, परंतु फिर भी उनका शाश्वत रूप ज्यों का त्यों बना रहता है। पारंपरिकता आधुनिकता को आधार देती है, उसे शुष्क और नीरस बुद्धि विलास बनने से बचाती है, उनके प्रयासों को असम्य कर देती है, मतलब एक बेहतर अर्थ देती है, उनकी असंयत और उत्सृंखल उन्माद से रक्षा करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है और ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं बल्कि क्या, एक दूसरे की पूरक है। तो इस तरह हमने एक निबंध देखा। दूसरा निबंध आता है, हम प्रौद्योगिकी के दास बन गए, हम टेक्नोलॉजी के स्लेव या दास बन गए। तो इसकी बात करें तो कैसे दास बन गए भैया, हम देखते हैं कैसे बन गए। शुरुआत करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भूमिका, आधुनिक युग में भौतिक वस्तुओं का बढ़ता बाजार। तीसरी चीज देखेंगे सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों इत्यादि क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का वर्चस्व और निष्कर्ष। तो इनके इर्द गिर्द हम इस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका की बात करें तो आधुनिक युग को विज्ञान, ये विज्ञान नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं और नई प्रौद्योगिकी बाजार में आ रही है। नए नए मोबाइल, गाड़ियाँ, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रसोई घर में प्रयुक्त होने वाले उपकरण आदि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज बाजार और हमारे घर इन्हीं वस्तुओं से भरे पड़े हैं, प्रौद्योगिकी चीज़ों से हमारे घर भरे पड़े हैं। आधुनिक युग में भौतिक वस्तुओं का बढ़ता बाजार, इस टॉपिक से देखें तो वर्तमान समय में यदि किसी व्यक्ति ने से अपने लिए एक घर की कल्पना करने के लिए कहा जाए तो निस्संदेह वह ऐसे घर की कल्पना करेगा जहाँ पे क्या, भौतिक जगत की समस्त सुख सुविधाएं हों। जैसे आज टीवी, फ्रिज, मोबाइल, कंप्यूटर, ओवन, इन्वर्टर, एसी, गाड़ियाँ, गीजर, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, पंखा, कूलर, रसोई गैस आदि सहित और भी बहुत सारी चीज़ें मनुष्य की आवश्यकता बनकर उसके जीवन का अंग बनी हुई है। यहाँ तक कि आज के युग में इन समस्त चीज़ों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए गर्मियों में थोड़ी देर के लिए भी यदि बिजली चली जाए हम कितने परेशान उठते हैं। क्यों? क्योंकि बिजली के बिना न तो फ्रिज चलेगा, नहीं जिसके बिना हमें पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलेगा, न कूलर, न पंखा, न एसी चलेंगे, जिनकी ठंडी हवा के बिना हम थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकते हैं। न ही टीवी चलेगा, क्या विच नहीं, टीवी चलेगा, जिससे हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन भी होता है। कहने की बात यह है कि बिजली के बिना हम उन समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर सकते जिनकी हमें आदत पड़ चुकी है। इन समस्त तथ्यों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम क्या, आधुनिक जो प्रौद्योगिकी है
उन पे इतने निर्भर हो चुके हैं कि हम प्रौद्योगिकी के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रौद्योगिकी पर मनुष्य की निर्भरता घरेलू जीवन और समानता की निर्भर सीमित नहीं है, बल्कि उसके जीवन का प्रत्येक पक्ष प्रौद्योगिकी के रंगों से सराबोर है। सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी का वर्चस्व। बात करें, बात चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था की हो, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की हो, सभी में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। आधुनिक युग में के युद्ध हाथी, घोड़े और मनुष्य द्वारा तीर कमान और भाले से नहीं लड़े जाते, बल्कि हमारे रॉकेट, मिसाइलें, टैंक, हेलीकॉप्टर जैसे जो हमारे नवीनतम प्रौद्योगिकी है, इन पर आधारित यंत्रों के माध्यम से ही लड़े जाते हैं। पहले के टाइम पे चलता था ये सब तो हाथी, घोड़ा, तीर कमान, भाला, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई। इनके साथ ही परमाणु बम, अणु बम, जैविक हथियार आदि इन्हें सामरिक जो यंत्र हैं इनकी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है। स्पष्ट है कि हमारी सुरक्षा हेतु हम प्रौद्योगिकी पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। आज हमारे सभी बड़े अस्पताल जो अत्याधुनिक चिकित्सा यंत्रों और मशीनों से अटे पड़े हैं, मतलब भरे पड़े हैं। जटिल से जटिल ऑपरेशन भी चिकित्सक कुछ घंटों में कर देते हैं। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी हमारी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से मानव शरीर की आंतरिक बीमारियां, व्याधियां, इनका समय पर पता लगाकर उन पर क्या उपचार किया जा सकता है। तो यही प्रौद्योगिकी ने ही इन चीज़ों को संभव बनाया। प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से आज कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के किसी भी अंग को मनचाही आकृति दे सकता है। बदसूरती के जो चिन्ह है उसको मिटाकर मनचाही सुंदरता प्राप्त कर सकता है। आधुनिक उपकरणों के अभाव में डॉक्टर कोई भी जटिल ऑपरेशन करना तो दूर, ऐसा करने की अब सोच भी नहीं सकता। शैक्षिक क्षेत्र में आज कंप्यूटर शिक्षा का अति महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। आज कंप्यूटर शिक्षा का अति महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। आज कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय और तकनीकी पढ़ाई पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। आज क्या कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय और तकनीकी पढ़ाई पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के उद्देश्य से एसुजेट नामक जो उपग्रह हमने प्रक्षेपित किया है। विज्ञान के विषयों में तो प्रैक्टिकल हेतु आधुनिक उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति लाने के उद्देश्य से एसुजेट नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। विज्ञान के विषयों में तो प्रैक्टिकल हेतु आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। केवल उच्च शिक्षा के नहीं अपितु हमारी प्राथमिक शिक्षा भी आज कंप्यूटर के माध्यम से ही दी जाने की बात की जा रही है। आज का हमारा विद्यार्थी साधारण जोड़, घटाव, भाग, गुणा आदि के लिए कैलकुलेटर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया। इसके अलावा शिक्षण पद्धति को अधिक रुचिकर बनाने के लिए उसमें आधुनिक तकनीक का समन्वय किया जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भी आज सभी वस्तुएं के उत्पादन में मशीनों की सहायता अधिक से अधिक ली जा रही है। व्यापार में आज बिजनेस, विंडो शॉपिंग जैसी चीज़ें आ रही है। समस्त व्यापार के संचालन केंद्र मात्र मोबाइल और इंटरनेट हो गया। मतलब सीधे फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजन पे जाओ और जो भी चीज़ खरीदनी है आपको वो चीज़ खरीद लो। इस व्यवस्था को ई कॉमर्स कहा जाता है। बैंकिंग के क्षेत्र में भी आज सभी बैंक कैसे हो गए, कंप्यूटरीकृत हो गए। पहले लेजर्स से चलता था बैंक में। रुपए पैसे निकालने और जमा कराने के लिए अब बैंक खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ता। एटीएम कार्ड के माध्यम से हम यह कार्य 24 घंटे कर सकते हैं। हमारा शेयर बाजार पूर्ण रूप से कंप्यूटर और इंटरनेट पर आश्रित है, अर्थात हमारा समस्त आर्थिक क्रियाएं प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर करती है। परिवहन के क्षेत्र में आज क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके हैं। यातायात के साधनों में नित्य नए सुधारों और आविष्कारों के कारण मनुष्य के लिए पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना अत्यंत सुगम और बहुत ज़्यादा आसान हो गया। मनुष्य द्वारा पहले बैलगाड़ी के माध्यम से यात्रा घंटों, दिनों और महीनों में पूरी की जाती है। वही यात्रा स्कूटर, कार, बस और ट्रेन, वायुयान के माध्यम से कुछ मिनटों, घंटों और दिनों में पूरी हो जाती है। मतलब बहुत कम समय लगता है यात्रा या परिवहन में भी। अब बात करें, केवल इतना ही नहीं, आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है, जिसके लिए उसने अनेक उपग्रह अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में छोड़े हैं, जो कि उसके लिए चांद, मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस प्रकार आज का मनुष्य किसी भी प्रकार के यातायात हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी पर पूर्ण रूप में निर्भर हो गया। राजनीतिक क्षेत्र में भी निर्वाचनों के समय नेतागण जनसमूह को संबोधित करने हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित माइक्रोफोन और टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करते हैं।
इसके अतिरिक्त चुनावों में प्रचार हेतु हेलीकॉप्टर, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया आदि का प्रयोग किया जाता है। एक मिनट। भाई इसको बता। निष्कर्ष के रूप में देखें तो आज क्या है, आज मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्या क्या, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि में आधुनिक प्रौद्योगिकी पर ही आश्रित हो गया मनुष्य। आधुनिक मानव वर्तमान संसाधनों के अभाव में, आधुनिक मानव के वर्तमान संसाधनों के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यद्यपि एक और इन भौतिक सुख सुविधाओं ने मानव को आलसी और कर्मण्य बनाकर उसे रोगों का घर बना दिया है, वहीं दूसरी ओर इन आधुनिक सुविधाओं के उपभोग में क्या उसने प्रकृति का भी अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें सुनामी, लहरों, भूकंप, भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदा उनका भी सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा देखिए तो आधुनिक युग में जिस प्रकार से एक के बाद एक नई प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है और मनुष्य जिस प्रकार से आधुनिक भौतिक संसाधनों के संग्रहण में रहता है, मतलब लगा हुआ है, अथवा इन समस्त साधनों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जिस प्रकार हिंसा, अपराध और गलाकाट प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में लगा रहता है, उसे दृष्टिगत रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों ने मनुष्य को निस्संदेह अपना दास बना लिया है। इस दासत्व से मनुष्य की मुक्ति तभी संभव है जब वह इन साधनों पर अपनी आवश्यकता को थोड़ा कम करे, जो कि कम से कम निकट भविष्य में तो संभव नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। इस तरह हमने 2 निबंध देखे। तीसरा निबंध आता है शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है, मतलब शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता। तो ये निबंध हम इन चीज़ों के इर्द गिर्द पढ़ेंगे। भूमिका, प्राचीन शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति, व्यवहारिक शिक्षा पद्धति, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। भूमिका की बात करें तो शिक्षा किसी भी देश की विकास प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती है, अभिन्न अंग है, इसलिए मानव समाज में इसे उच्च प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षा से मतलब है शक्ति को ग्रहण कर मनुष्य द्वारा सही अर्थ में अपनी क्षमताओं का उपयोग करना सीखना, कि जो उसकी क्षमताएं हैं उसका उपयोग करना उसे आना चाहिए। अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना, क्या अज्ञान के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान और अज्ञान के मध्य अंतर को समझकर मनुष्य सही दिशा में आगे बढ़ता है और सम्यक ज्ञान के प्रकाश में जीवन का सर्वांगीण विकास कर पाता है। परंतु जब समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है, क्या समुचित विकास का मार्ग अवरुद्ध होता प्रतीत होता है, तब ऐसा समझना बिल्कुल तर्कपूर्ण है कि प्रचलित जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, दोषपूर्ण है, और ऐसी स्थिति में शिक्षा नीति में सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखते हुए निष्पक्ष भाव से निश्चित ही ऐसा कहा जा सकता है कि निर्जीव सी हो गई है, बेकार सी हो गई है। शिक्षा मनुष्य के जीवन के प्रत्येक चरण में उजागर होती है कि व्यक्ति जैसे जीवन जीता है तो उसमें उसकी दी गई शिक्षा साफ झलकती है कि उसको कैसी शिक्षा मिली थी। हमारे समाज में आज जिस सीमा तक नैतिकता का पतन हो रहा है उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा पद्धति कैसी अर्धविकसित है। बहुत संभव है कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के अनुकरण करने के कारण हम अपनी शिक्षा और संस्कृति को भूल रहे हैं, नैतिकता के पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक और तो सरकार के उपेक्षात्मक रवैये के कारण शिक्षा क्षेत्र में उत्साह का काफ़ी अभाव रहा है। उस पर नकल की प्रवृत्ति, जब नकल करने पर ही बल दिया जाएगा तो बौद्धिक विस्तार किस तरह से होगा, लोगों का बौद्धिक विस्तार भी रुक जाएगा। अब बात करते हैं हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी थी, उसकी बात करें तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये मानी जाती है कि वह नीतियों से परिपूर्ण थी। नीति अर्थात सही दिशा निर्देश मनुष्य के ऊपर उठने का। क्या है कि जो भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति थी तो उसकी विशेषता यह थी कि वह नीतियों से परिपूर्ण थी। कैसी थी? नीतियों से परिपूर्ण थी। और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा माध्यम
होती थी। शिक्षा मनुष्य का सम्यक उत्थान करती है। शिक्षा क्या करती है? मनुष्य का सम्यक उत्थान करती है। नीति भी मूल से शिष्ट आचरण का दिशा निर्देश करती है। क्या? नीति भी मूल रूप से शिष्ट आचरण का ही दिशा निर्देश करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और नीति का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों, फूलों और उनके फलों के विकास के लिए उस वृक्ष के मूल जड़ का स्वस्थ होना या स्वस्थ रखना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार मानव जीवन के कार्य क्षेत्र के प्रत्येक पहलू को नैतिक शिक्षा द्वारा स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। कारण है कि नीति विहीन शिक्षा से भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है और भ्रष्टाचार सहित मानव का जीवन पशु से भी निम्नतर हो जाता है। फिर शिक्षा ग्रहण करने या न करने का औचित्य रह ही नहीं जाता यदि उसके अंदर नीति शास्त्र की शिक्षा नहीं है। अब हम नई शिक्षा नीति की बात करें कि वास्तव में क्या आवश्यकता है कि भारत की जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा नीति पर अत्यधिक बल देने की, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक चरित्रवान और निष्ठावान बन सके। इसलिए शिक्षा स्तर में सुधार हेतु तो पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद, भगवत गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को भी शामिल करना चाहिए। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उनके लिए कहा गया है कि उनमें ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। जो हमारे वेद है, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस, जो हमें क्या नैतिक शिक्षा देते हैं, नैतिक बल प्रदान करते हैं, तो इनको हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल करना चाहिए। किसी भी देश का स्वरूप वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए दुनिया की नज़रों में अपने को ऊंचा उठाए रखने और अपने को प्रतिष्ठित रखने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के अधिकाधिक प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान में मुख्य रूप से 3 श्रेणी में शिक्षा प्रदान की जाती है: प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज वाली। इन तीनों में माध्यमिक शिक्षा का स्थान सबसे इम्पोर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा क्या बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कारण यह है कि एक तो इस सीमा को पार करने के उपरांत छात्र विश्वविद्यालय या कॉलेज में प्रवेश पाते हैं। दूसरी यह है कि यदि छात्र अर्थ अभाव के कारण मतलब पैसे की कमी के कारण पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, तो जीवन यापन के क्षेत्र में अपने को कुशल महसूस कर सकते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई तो की है। माध्यमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ है, जिसकी मजबूती पर राष्ट्र खड़ा रह सकता है और ये कमज़ोर होने पर घुटने टेक सकता है। मतलब माध्यमिक शिक्षा यदि कमज़ोर हो तो राष्ट्र घुटने भी टेक देगा। इसलिए हमारे देश में माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है, इसको निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया है। विद्यालयों में दोपहर में विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन देने जैसी योजना की लागू होने से ऐसी आशा की जा रही है कि शिक्षा स्तर में व्यापक सुधार होगा। सभी वर्गों के लोग समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। बात करें कि इसके अतिरिक्त विज्ञान के क्षेत्र में सम्यक रूप से विकास के लिए विद्यालय में भी कंप्यूटर आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए और माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिक रूप, विज्ञान की शिक्षा के लिए जिला संसाधन केंद्र खोलने, विज्ञान और गणित के शिक्षकों का उचित प्रशिक्षण के पश्चात योग्यता के आधार पर चुनाव किया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों को सदा प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर पुरस्कार आदि की घोषणा भी की जानी चाहिए। देश के सभी लोगों में क्या शिक्षा का व्यापक प्रसार हो, जिसके लिए विशेष प्रकार की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। समाज के जो शोषित वर्ग है, महिलाएं, पिछड़े वर्ग, पर्वतीय क्षेत्र, इनमें रहने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम, जानकारी और कुशलता बढ़ाने के लिए सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए और ये सब इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। मतलब इन्होंने इसको करके दिखाया है। इसके अतिरिक्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, इनको अच्छे स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो हमारे नवोदय विद्यालय के अंतर्गत उनका नामांकन चयन के आधार पर किया जाता है। हमारे स्थानांतरणीय जो पद है, उन पदों पर कार्यरत जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करने की योजना भी काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है कि बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, केंद्रीय विद्यालय के अंदर। तो इसलिए जो अभिभावक है वो ट्रांसफ़र लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बेहतर शिक्षा पद्धति हो तो। इस प्रकार शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सुधार करने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आवश्यकता है कि इस पर सच्ची लगन और ईमानदारी से अमल करने की। सच्ची लगन और ईमानदारी का अभाव ही संभवतः भारत में अशिक्षा की व्यापकता का प्रमुख कारण रहा है। इस विडंबना का मुख्य कारण
शिक्षकों की शिथिलता भी है। शिक्षक क्या है, इतने जागरूक नहीं रहे हैं। शिक्षकों का काम छात्रों में जिज्ञासा का भावना जगाना है। क्या? छात्रों में जिज्ञासा की भावना जगाना है, जिसका आज सर्वथा अभाव देखा जा रहा है। इस दिशा में सुधार का प्रयत्न आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शिक्षक और छात्र में राष्ट्र की मूल शक्ति निहित है, जिसके बिना एक कदम भी आगे बढ़ना या चलना संभव नहीं। हम देखिए व्यावहारिक शिक्षा पद्धति की बात करें, कैसी होनी चाहिए। भाषा की समस्या भी हमारे सम्मुख सुरसा के समान मुंह फैलाए खड़ी है। सुरसा एक राक्षसी थी, उसके समान मुंह फैलाए खड़ी है, यदि आपको याद हो तो, जिसमें हनुमान जी उनके पेट में जाके वापस आए थे। भारत की विशालता के कारण जहाँ अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, इसके अलावा पाश्चात्य भाषाओं का भी हम पर इतना ज़्यादा प्रभाव है कि उनके मुँहों से शायद ही हम कभी मुक्त हो पाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम तो सभी क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर विद्यालयों में राष्ट्रभाषा हिंदी को मुख्य रूप से स्थान दिया जाए। इसके अलावा देखें तो अंग्रेजियत के मोह से मुक्त होकर इस फील्ड को थोड़ी बहुत जानकारी दे रखने का जोर दिया जाए। इसके अतिरिक्त अंग्रेजियत के मोह से मुक्त होकर इस भाषा की थोड़ी बहुत जानकारी रखने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अन्य विषयों पर भी ध्यान केंद्रित कर पाए। केवल अंग्रेजियत के पीछे भागने का परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी का स्वतंत्र और चहुमुखी विकास रुक जाता है। इसके अतिरिक्त देखें तो इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय शिक्षा में निरंतर हास का कारण है कि अयोग्य व्यक्तियों को गलत प्रश्न देना। आज विश्वविद्यालय गणितीय राजनीति का क्रीड़ा स्थल बन चुका है, जहाँ तक कि प्राध्यापकों की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति की भी राजनीति के आधार पर ही की जाने लगी है। मतदान केंद्र पर कब्जा करने वाले छात्र प्रभावशाली माने जाते हैं, जबकि मेधावी छात्र उपेक्षा के पात्र बने रहते हैं। इन परिस्थितियों में सुधार लाकर ही शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाना संभव हो पाएगा। योग्य शिक्षकों और योग्य छात्र नेताओं का होना एक सुदृढ़ विश्वविद्यालय स्थापित करने का आधार बिंदु। तो इस तरह निष्कर्ष के रूप में देखें तो वस्तुतः देखें तो यदि हमें भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना करनी है तो शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार करना होगा, जहाँ छात्र अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर पाएंगे। इसके लिए सबसे प्रमुख शर्त यह है कि पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक व्यवहारिक बनाया जाए। छात्रों के चहुमुखी विकास और राष्ट्र निर्माण में उनके समय के योगदान हेतु छात्रों को स्वास्थ्य, आचरण, सैनिक प्रशिक्षण, खेलकूद आदि की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। इस प्रकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार करके छात्रों के बीच शिक्षा उपयोगी वातावरण कायम कर हम उन्हें क्या एक उन्नत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह ये टॉपिक भी आज हमारा ख़त्म होता है। तो इस तरह हमने आज भी 3 निबंध देखे। 3 निबंधों के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। ये निबंध हमारे यूपीएससी के हैं। इनसे क्या है, आप बेहतर संदर्भ ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के निबंध बड़े बड़े होते हैं, 250 शब्दों के होते हैं। तो इनसे क्या आप बेहतर कंटेंट भी ले सकते हैं, बेहतर लिखने का तरीका भी सीख सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।